मालकिन उम्रा करने गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर सारे काम करता। रात होती तो उसे अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी मुझे इजाज़त दे रखी थी। आधी रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा था। मेरे होश उड़ गए कि मालकिन की बेटी मेरे साथ। मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, करमू मेरा पूरा घर तेरे हवाले। जितना भरोसा मैं तुझ पे कर सकती हूँ घर के किसी मुलाजम पर और नहीं कर सकती। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमू कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से ही मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर पे मुलाजमत पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती किसी पर नहीं करती। इसलिए वो मुझे हर बात बता देती। कहने लगी, देख करमू, अपनी बेटी हिना को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं साथ सुलाने में सर हिलाने लगा। जी बेगम साहबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में सोती थी। उम्र में वो 14 साल की थी, लेकिन थी वो ज़रा बावली किस्म की। बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गट्टे गोलियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो दंग रह गया। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सो गए, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा तो दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, करमू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम हिना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं अपने इन्हें इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालक की बहुत सारी ज़मीनें थीं, जहाँ से न खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक बेटी थी, इस तरह से लाड से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालक हयात थे। उन्होंने तो मालकिन को हाथ का चकला बना कर रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे। वो मालकिन से मोहब्बत की शादी की थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालक का कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उसका ये दुख देखा नहीं गया। जब हसना पैदा हुई तो पहले मालकिन बेतहाशा रोई, मालक को याद कर करके, लेकिन फिर उनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं सारी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था, तमाम मुलाजमिन को देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया। मैं मालकिन का सबसे वफादार बातमाद मुलाजम था। कारोबार की देखभाल भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी। मैंने उन्हें कभी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा वो भी उम्रे करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो मैंने हंगामे में खड़ा कर दिया कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे। इसलिए मालकिन कहने लगी, मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझा कर उम्रे पर चली गई और हिना कहने लगी, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल रहा। मेरे कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और इसकी हरकतों से जिच होता था मैं।
वो मुझसे बाज़ार की कोई 4 चक्कर लगवाती थी। कहती थी जाओ तुम मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा मुलाजम। मालकन भी इससे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो उनकी लाडली बेटी थी जो थी। मुझे ये कहती जाओ करमू, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। बहरहाल पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो हिना कहने लगी तुम कहाँ जा रहे हो? करमू, अम्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही सोओगे। ये सुनना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से हिना की तरफ देखा। मैंने कहा छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती। कहने लगी अम्मी ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम सो ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कलीन पर जाकर लेट जाओ। मेरे कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे सख्त बेचैनी से शुरू हो गई। हिना अपने बेड पर जाकर लेट गई। मैंने लैंप ऑफ कर दिया था। कमरे में इस वक्त गुप्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बेशक वह 14 बरस की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का ना था। मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आने लगी जो मैंने जुम्मे के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वो मुलाजमा को हिना के साथ सुला देती। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी हिना पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक सी गई। सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल नन्ही परी सी। मैंने अपनी नज़रें बदल ली, अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले मुझ पर शैतान हावी हो जाए, मैं सो जाऊं। मैं अल्लाह का जिक्र करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी के तेज़ अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि हिना नींद में थी, हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठा, उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अकेले मत भेजना, इसलिए जब हिना तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसके स्कूल छोड़ आया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदम आई, कहाँ फंसी, क्या हुआ क्या नहीं। यह हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। इन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि हिना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी हिना को स्कूल लेने से नहीं जाएगा और ये मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा उलझा कि मेरे जहन से ये बात यकसर निकल चुकी थी। 12 बजे हिना की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने बेनियाजी से फ़ोन उठाया तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी मुझे हिना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। ये तो बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने कहा मालकिन, वो मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी जाओ जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन को छुट्टी हो गई है? वो कहने लगा मैं क्यों बताऊं? मालकिन को तुम्हें ये सब मुलाजमों पर सरदार बना कर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे हिला कर रख दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे मुलाजमिन सर पर चढ़ गए थे, वरना इनके सामने तो सर झुकाए रखते। बहरहाल मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ हिना स्कूल में थी और चौकीदार मुझे देखकर उससे लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी अम्मी को आने दो, तुम्हारे कांच ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना, मेरा कसूर था इसलिए मैं चुपचाप करके सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो बावर्ची खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैंने उन्हें कुछ कहा था तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजम हो, ज़्यादा हमारे सर पर मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला कर रह गया था। मैंने मुलाजम से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ़ सुथरा करवाया और रात तक थक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में आया तो वह ऊंची आवाज़ में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं लॉन्च में सोफ़े पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था।
रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की चाक मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो फ़ौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक़्त तक किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट चलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बैरूनी जानब भी खुलता था। जब मैंने देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहाँ से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझी, मैं हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैंने जाकर बैन पर रात गया और रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पे अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई। काफ़ी देर मैं खड़ा ये इंतज़ार करता रहा कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़वाऊँ। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कलीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैंने हिना के कमरे में ही सोने लगा। एक रात बोरची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा, तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया और रात तो वाकई ही मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं तो सोया। सुबह ही मेरी आंख जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक़्त सुबह के 6 बजे थे तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहाँ भी कहीं नहीं थी। मैंने उस पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा रह गया था। मैंने तमाम मुलाजमीन को जगा दिया, सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा रंग फिक हो चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने मुलाजमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। वो भागता हुआ किचन में गया, शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनको गोशगुजार कर दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुँचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फ़ोन कर देती हूँ। भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक़्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया और साफ उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रख के ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा रहा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ मैं गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुँचे, गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी ही जगह पर लाया था कि यहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं उसकी तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुँची, लेकिन मैं उस घर में पहले पहुँच चुका था। मैंने दरवाजे पर ज़ोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी और देखकर मेरा तो खून खोल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और इन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ लग गई, बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन ने हिना के साथ लगाया और रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत ज़रूर करोगे। मैंने कहा, मैं हिना को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आँख उठाकर देख सकता है और ना ही हिना की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई।